हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो आज के सेशन में करने वाले हैं फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके एग्जाम में देखे जाते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन जैसे कि एग्जाम में आ चुके हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। अटैम्प्ट ज़रूर करना मेरे साथ साथ यहाँ पे आप सब। पहला क्वेश्चन आपके सामने, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राइट टू इक्वलिटी डज नॉट इंक्लूड। तो जो संविधान है उसके अनुसार जो राइट टू इक्वलिटी आपको मिलता है उसमें कौन सी चीज़ यहाँ इंक्लूड नहीं होती है। ऑप्शन ए इक्वलिटी बिफोर लॉ, ऑप्शन बी एब्सोल्यूट इक्वलिटी, ऑप्शन सी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन डी एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान सा सवाल है ये। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी एब्सोल्यूट इक्वलिटी। तो जैसा कि आपको पता है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वलिटी की बात होती है, ठीक है। और उस आर्टिकल्स में इक्वलिटी बिफोर लॉ भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, अनटचेबिलिटी भी है, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स भी है। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ सिर्फ इक्वलिटी की बात नहीं हो रही है। अगर मैं इसके अलावा ही बात करूँ तो कोई भी जो राइट है आपके पास वो एब्सोल्यूट नहीं मिलता है आपको, ठीक है। चाहे वो राइट टू फ्रीडम हो, राइट टू रिलीजन हो, कोई भी राइट है वो एब्सोल्यूट तरीके से सिटीजन को नहीं मिलता है। हर एक राइट अपने साथ कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लेके आते हैं, ठीक है, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लेके आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो गिवन में से कौन सा वो राइट है जिसे डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बोला था कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन का आत्मा है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन बी राइट टू फ्रीडम, ऑप्शन सी राइट टू प्रॉपर्टी, या ऑप्शन डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब देखिए, आपको आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 31 तक बात करें तो आपको अलग अलग तरीके के राइट मिलते हैं, फ्रीडम के, रीजन के, इक्वालिटी के। लेकिन वो सारे ही राइट नल एंड वाइड हो जाएंगे अगर आपके पास आर्टिकल 32 में जो मेंशन है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वो ना मिले तो, ठीक है। अगर इस एक्ट को, इस आर्टिकल को अबॉलिश कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो ऊपर के सारे ही जो राइट मिलते हैं आपको वो नल एंड वाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आर्टिकल, ये जो राइट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यही राइट है जो लीगल बाउंडेशन बनाता है फंडामेंटल राइट को, ठीक है, कि फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल है, जस्टिसेबल है। यही वो राइट है जो इन सारी राइट को वैलिड करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। गिवन में से कौन सा वो राइट है जो गारंटीड नहीं है बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए राइट टू असेंबली, ऑप्शन बी फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, ऑप्शन सी फ्रीडम ऑफ स्ट्राइक, या फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आपके ईपीएफओ एग्जाम के रिलेटेड भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइक वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी फ्रीडम ऑफ स्ट्राइक। तो फ्रीडम ऑफ स्ट्राइक कहीं भी किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन आपको गारंटी नहीं देता है कि आप फ्रीडम ऑफ स्ट्राइक, आप स्ट्राइक कर सकते हो, ठीक है। स्ट्राइक आप नहीं कर सकते हो, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, वो भी पीसफुल मेथड से। अगर आप आर्म्ड तरीके से प्रोटेस्ट करते हो वो भी क्या है, वो भी इलीगल है, आप सज़ा के लिए बाध्य हो जाते हो। तो स्ट्राइक करने का अधिकार आपको संविधान नहीं देता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप समझ लो कि आपके पास ट्रेड यूनियन है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में आपने अलग अलग तरीके की स्ट्राइक्स पढ़ी है तो संविधान के अनुसार आप स्ट्राइक को यहाँ पे सही कर दोगे। तो स्ट्राइक क्या है, गारंटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इंक्रीज द एम्बिट ऑफ राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि आर्टिकल 21 का डोमेन बढ़ा दिया था। गिवन में से किन को इंक्लूड किया था यहाँ पे पूछ रहा है। अब स्टेटमेंट 1 है, राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू लिव विथ डिग्निटी, क्या इसको इंक्लूड किया गया। राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू लाइवलीहुड, क्या इसको इंक्लूड किया गया है। राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू रिसीव मिनिमम वेज, क्या इसको इंक्लूड किया गया है। राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू गारंटेड एम्प्लॉयमेंट ऑफ 100 डे इन अ ईयर, क्या इस चीज़ को भी आर्टिकल 21 में इंक्लूड किया था सुप्रीम कोर्ट ने।
तो इसका क्या आंसर होगा? देखिए, मेनका गांधी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, आर्टिकल 21 को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया गया, इसके एम्बिट को इंक्रीज़ कर दिया गया, इसके डोमेन को बढ़ा दिया गया। अब इसमें इस आर्टिकल 21 में बहुत सारे राइट आपको मिलते हैं, ठीक है, 30+ राइट आपको मिलते हैं। जैसे राइट टू स्लीप, ये भी एक राइट है, ये भी आपको मिलता है आर्टिकल 21 से। तो इसमें से कौन से, चारों में से कौन से वो राइट है जो आर्टिकल 21 में आते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली। ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो 4th नंबर ऑफ स्टेटमेंट है, राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू गारंटेड एम्प्लॉयमेंट ऑफ 100 डे इन अ ईयर। ये स्टेटमेंट आपको किसी चीज़ की याद रहनी चाहिए। मनरेगा का डेफिनेशन क्या है? मनरेगा में आपको क्या मिलता है? हर एक अडल्ट को, ठीक है, हर एक अडल्ट को 100 डे का गारंटेड एम्प्लॉयमेंट ही तो मिलता है मनरेगा में। तो ये तो मनरेगा का कंसेप्ट हो गया, यहाँ आर्टिकल 21 में इसका कोई काम नहीं है। और मिनिमम वेज आपको आर्टिकल 21 से नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं डिटेल में, लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। मेनका गांधी केस के बाद आर्टिकल 21 के डोमेन को बढ़ा दिया गया था, बहुत सारे ढेर सारे राइट्स को इंक्लूड किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वर द फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? कब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है? वन ऑप्शन है यहाँ पे, एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 1947 से के टाइम में जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था, क्या तभी? ऑन 26 जनवरी 1950, जब कमेंसमेंट हुआ 26 जनवरी को, उस टाइम? या ऑप्शन सी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के टाइम में? या ऑप्शन डी 41st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के टाइम में? तो गिवन में से कब, यहाँ पे पूछ रहा है गिवन में से कब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1976 को आया था मैडम इंदिरा गांधी के टाइम में, ठीक है, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सा एक्ट के थ्रू, कौन से आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51 को ऐड किया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ है क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक तरीके का मॉरल ऑब्लिगेशन है टू ऑल द सिटीजन। ये मॉरल ऑब्लिगेशन है, आपको माननी चाहिए, ठीक है, आपकी मोरालिटी पे काम करता है। ये जस्टिसिएबल या ज़बरदस्ती आप इसको इन्फोर्स नहीं करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटी? तो राइट्स एंड ड्यूटी के बीच में गिवन में से कौन सा स्टेटमेंट एक करेक्ट रिलेशनशिप बनाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए राइट आर को रिलेटिव विथ ड्यूटीज़, क्या राइट्स ड्यूटीज़ के साथ को रिलेटिव है? ऑप्शन बी राइट्स आर पर्सनल एंड हैंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी। ऑप्शन सी राइट्स नॉट ड्यूटी आर इम्पॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ इट्स सिटीजन। कह रहा है कि क्या राइट है वो इम्पॉर्टेंट है पर्सनैलिटी के एडवांसमेंट के लिए। ऑप्शन डी, क्या ड्यूटीज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट, क्या ड्यूटीज़ ज़रूरी है स्टेट के अंदर स्टेबिलिटी बनाने के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, राइट्स आर को रिलेटिव विथ ड्यूटीज़। तो राइट्स और ड्यूटी ये क्या है? को रिलेटिव है, ठीक है। जब जहाँ आपको कुछ राइट मिलते हैं तो वहाँ आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी बनती हैं। जैसे कि आपको डिग्निटी के साथ रहने का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी डिग्निटी के लिए दूसरे को थप्पड़ मारते हुए चलिए, ठीक है। तो आपको अपनी ड्यूटीज़ का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो दोनों ही चीज़ें क्या है? आपस में को रिलेटिव है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टैब्लिश। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, यूपीएससी में स्टेटमेंट के फॉर्म में बहुत बार ये स्टेटमेंट पूछा जा चुका है, ठीक है। ऑप्शन 1 है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ऑप्शन बी सोशल डेमोक्रेसी, ऑप्शन सी कैनेडियन डेमोक्रेसी, या ऑप्शन डी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। अगर आप लूसेंट भी पढ़े, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसके लिए आप लूसेंट भी पढ़ सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत पढ़ के रिवाइज कर रहे हो। अगर आप लूसेंट भी पढ़ो तो लूसेंट में डीपीएसपी का जो पॉइंट चैप्टर है उसमें पहला स्टेटमेंट यही कहता है
कि डीपीएसपी आपको देता है सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट है वो आपको प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये बात आपको याद रखनी है। और जो डीपीएसपी है वो प्रोवाइड करता है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर। जो डीपीएसपी है वो क्या है? स्टेटमेंट 1, डायरेक्टिव्स इन नेचर ऑफ आइडियल ऑफ द स्टेट। क्या ये डायरेक्टिव्स है कि जो स्टेट का जो आइडियल होगा, नेचर होगा, वो किस तरीके का बनेगा। स्टेटमेंट 2 है, डायरेक्टिव्स इन्फ्लुएंसिंग एंड शेपिंग द पॉलिसी ऑफ द स्टेट। क्या जो स्टेट है जो पॉलिसी बनाती है वो पॉलिसी का शेप क्या होगा, वो इन्फ्लुएंस भी कौन करता है? डीपीएसपी करता है। क्या बात सही है? या स्टेटमेंट 3, नॉन जस्टिसिएबल राइट्स ऑफ द सिटीजन। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे जो है वो सही है? आपके पास ऑप्शन है 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 3 ओनली, या 1, 2 एंड 3 ओनली। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3 ओनली। तीनों ही पॉइंट यहाँ पे क्या है? स्टेटमेंट है, सही है। तीनों ही पॉइंट यहाँ पे डीपीएसपी के फिलॉसफी को फॉलो करता है। डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी स्टेट के लिए, ठीक है, स्टेट के लिए जिस तरीके से सिटीजन के लिए फंडामेंटल राइट है कि उन्हें क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट क्या है? वो राइट नहीं, रिस्ट्रिक्शन भी है साथ साथ, ठीक है। उसी तरीके से डीपीएसपी क्या है? ये गाइडिंग प्रिंसिपल है, गाइडिंग लैंप की तरह काम करता है स्टेट के लिए, सरकार के लिए, कि उन्हें क्या करना है, वो जो बिल लाएंगे, वो जो कानून बनाएंगे, वो किस फिलॉसफी होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो डीपीएसपी होते हैं। डीपीएसपी के अकॉर्डिंग ही किसी ना किसी फिलॉसफी से कोई ना कोई कानून बनता है आपका, ठीक है। तो ये डायरेक्टिव इन नेचर ऑफ आइडियल ऑफ द स्टेट बिल्कुल सही है। स्टेट का आइडियल नेचर कैसा होगा वो इस पर डिपेंड करता है। कोई पॉलिसी है, कोई स्टेट कोई एक्ट बनाता है, वो उसका शेप कैसा होगा, क्या बनेगा, वो ये भी सही बात है। और ये नॉन जस्टिसेबल होता है, ये बात भी सही है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। गिवन में से कौन सा वो राइट है जो डीपीएसपी में नहीं आता है, ठीक है। कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट डीपीएसपी में नहीं आता है? ऑप्शन याद रखना है आपको, नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन ए है, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर ऑफ द सिटीजन्स ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या ये बात सही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है यहाँ पे? द स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन। क्या ये बात सही है? द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट एडल्ट एजुकेशन फॉर एलिमिनेट इलिटरेसी। क्या असाक्षरता को दूर करने के लिए एडल्ट एजुकेशन प्रमोट करने की बात की गई है यहाँ पे? या ऑप्शन डी, स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एवरी मोन्यूमेंट प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द हिस्टोरिकल एंड आर्टिस्टिक इंटरेस्ट। क्या ये बात सही है कि यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करना है मोन्यूमेंट, जितने भी हमारे धरोहर जो भी है, लाल किला जैसे, उनको प्रोटेक्ट करने की बात यहाँ पे होती है या नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर बताना है कि कौन स्टेटमेंट यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट अडल्ट एजुकेशन टू एलिमिनेट इलिटरेसी। तो यहाँ पे अडल्ट एजुकेशन को प्रमोट करने की बात डीपीएसपी के अंदर नहीं है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज आर करेक्ट। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज आर करेक्ट। इट इज बाइंडिंग ऑन द स्टेट दैट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड मस्ट बी मेड एप्लीकेबल टू ऑल। क्या ये बात सही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो होगा वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा? ठीक है, ऑप्शन स्टेटमेंट 2 है यहाँ पे, द प्रोविजन रिगार्डिंग अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज कंटेन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये बात सही है? ये पार्ट 3 में आता है। तो बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन भी है। अगर आप ऑप्शन से जाओगे तो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 यहाँ पे देखो गलत है, पार्ट 3 में नहीं आता है। पार्ट 3 में तो आपका फंडामेंटल राइट है, पार्ट 4 में आता है। तो यहाँ पर 2 को गलत करोगे तो आपके पास नन और ये बोथ और ये ऑप्शन जो बी है वो भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा ऑप्शन ए, 1 ओनली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है। यूनिफॉर्म कोड तो हमारे पास बहुत है, हिंदू के लिए हिंदू मैरिज एक्ट जैसे हो गया, मुस्लिम मैरिज एक्ट हो गया, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग कानून तो है ही। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बात ही यही करता है कि सारे कानूनों को यूनिफॉर्म बनाओ, सबके लिए कानून जो होंगे वो समान होंगे, तो सबके लिए तो एप्लीकेबल होगा ही। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन ए। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, इंडिया में कौन सा स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? ठीक है, जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, इसका आंसर आपको सर्च करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि बाकी स्टूडेंट भी इस आंसर को जान सके। ठीक है, तो
तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसकी PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम पे री अकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे, ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।